बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लाए हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य की नोट्स लाए हैं। बहुत बच्चों का रहता है पूछना कि हमारे पास नीट का वो लेक्चर ले लेते हैं पर उनके पास नोट्स नहीं बन पाती है और बना पाते हैं या उनके पास रहता है, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आए हैं। और इसमें से सब कुछ लिखा है, आप अपने में केवल नोट्स इसको या तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं। और हम आपको ये नोट्स में कुछ समझा देते जिससे आपको ये नोट्स अच्छे से मेरी समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय है, लेक्चर 1 का परिचय जनन स्वास्थ्य है। WHO, डब्लू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO क्या है? तो WHO हमेशा कहते हैं कि पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहारात्मक, चौथा मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहना चाहिए। जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम है, इसको 1951 में आयोजित किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, भारत पहला ऐसा देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम लाए और जनन स्वास्थ्य लक्ष्य बनाया गया था। यानी भारत में ही सबसे पहले 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये भारत पहला ऐसा देश पूरे विश्व में कहलाया गया था। और बाद में यह 1977 ईस्वी में इसका नाम बदलकर परिवार कल्याण योजना कर दिया गया था। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसका भी फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्तमान में परिवार कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य सामान्य समस्या एवं कार्यनीति। समस्या इसके पॉइंट वाइज है, जनसंख्या बढ़ोतरी, यौन संबंधित अपराध, जनन संबंधी शिक्षा, यौन संचारित रोग, बाल विवाह और यौन शोषण। अब इन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला है कार्यनीति। विवाह योग्य आयु 18 फीमेल की होती है, 21 मेल की होती है। ठीक, इसमें पहला टॉपिक हमारा एमनियोसेंटेसिस, यानी इसको हिंदी में उल्ब बेधन भी कहते हैं। पहला एमनियोसेंटेसिस 14 से 16 सप्ताह के बाद करवाना चाहिए, यानी एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? इसका आनुवांशिक रोगों का पता लगाना, और इन्हीं एमनियोसेंटेसिस से ही हम वो नर और मादा में भेद लगा पाते हैं। डॉक्टरों से इसकी जांच होती है जिससे कि हम इसमें ये जांच पता लगा पाते हैं कि गर्भ में लड़की है या फिर लड़का। इसका पहले गलत उपयोग होता था, लड़की है तो उसको गर्भपात करवा दिया जाता था, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, भ्रूण हत्या करवा दिया जाता था, लड़के को ले लिया जाता था। तो इसलिए उसको प्रतिबंध लगाया गया है और इसका केवल प्रयोग होता है एमनियोसेंटेसिस का आनुवांशिक रोगों का पता लगाने में। तीसरी पॉइंट है, एमनियोसेंटेसिस से हम केवल आनुवांशिक रोगों का पता लगा सकते हैं, उपापचय रोगों का पता नहीं लगा सकते हैं। आनुवांशिक रोग हैं जैसे कि हेमोफीलिया, सिल्क सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है जो कि एक उपापचय रोग है, तो इनका पता हम नहीं लगा सकते। उपापचय रोग मतलब जैसे कि कोई भी आनुवांशिक रोग के अलावा जो रोग होते हैं हम उनका पता एमनियोसेंटेसिस से नहीं लगा सकते और उन्हें उपापचय रोग कहते हैं। आनुवांशिक रोग जैसे कि हम जो आनुवांशिक यानी DNA से जो संबंधित है उन्हें ही आनुवांशिक रोग कहते हैं और उनका पता हम एमनियोसेंटेसिस से हम लगा सकते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट है हेयर क्लेफ्ट डिसीज। ये विटामिन B9 की कमी की वजह से होता है। गर्भवती महिला को विटामिन B9 जिसे फैटी एसिड भी कहते हैं दिया जाता है, फैटी एसिड कहते हैं और दिया जाता है, विटामिन B9 दिया जाता है जिससे कि शिशु को हेयर क्लेफ्ट डिसीज ना हो। यह एक उपापचय रोग है, जिससे कि शिशु को हेयर क्लेफ्ट डिसीज ना हो, यह एक उपापचय रोग है। तो ये हेयर क्लेफ्ट डिसीज इसी ही उपापचय रोग कहते हैं। और आनुवांशिक रोगों में होमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये सब आनुवांशिक रोग है जो आगे आपको पता चलेगा इन सब के बारे में। और उपापचय रोग क्या है तो ये आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ लिखा है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग लड़का या लड़की जानने के लिए किया जाता है, जो एक गलत उपयोग
है, इस पर रोक है। ठीक, आगे चलते हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। तो यहाँ पर है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और विश्व की, तो आप यहाँ पर ये पेपर में आता है, आप इस लोग नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट डाल करके। विश्व की जनसंख्या तो 19 यानी कि सन 1900 में पता लगाया गया था, तो ये 2 अरब जनसंख्या थी। विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, ठीक, जिसे हम यहाँ पर 2 मिलियन कहते हैं, और यहाँ पर इंडिया के हिसाब से मतलब हिंदी में 200 करोड़ कहते हैं। यहाँ सन 2000 में जब पता लगाया गया तो 6 अरब था, और 2011 में 7.2 अरब था। ठीक, अब केवल भारत की जनसंख्या पूछा जाए तो हमारे अधिकतर नीट पेपर में भारत का पूछा जाता है, बाकी विश्व का भी पूछा जा सकता है। भारत का है, आज़ादी के समय जब पता लगाया गया था तो 350 मिलियन था, यानी कि 35 करोड़। 2000 में पता लगाया गया था तो 1000 से 1 बिलियन था, यानी कि 100 करोड़ था। और 2011 में 1200 यानी कि 1.2 बिलियन, यानी कि 120 करोड़ इसमें पता लगाया गया था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अभी नीचे जनगणना, हर 10 साल बाद गणना की जाती है। यानी जो यहाँ आपको बताया गया तीनों की गणना की थी, हर 10 साल बाद इसकी गणना की जाती है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। छठा है, 5वां, जनसंख्या विस्फोट मुख्य कारण है। जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या योग आयु वाले अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं। ये हो गया है 2 पॉइंट इसका जनसंख्या विस्फोट का कारण। छठा है, जनसंख्या विस्फोट परिणाम, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पानी। दूसरा है अन्य आवास, कपड़े आदि। यानी जनसंख्या विस्फोट परिणाम क्या है? इसका मतलब ये कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है देश में, इससे हमें क्या नुकसान, इसका परिणाम क्या मिल रहा है, लोगों पे क्या हो रहा है? तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कमी, यानी जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। और अन्य अनाज, हमें भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, कपड़े नहीं हो पा रहे, आवास नहीं मिल पा रहे। ये सब कारण किस कारण हो रहा है? ये सब जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण ही हो रहा है। 7वां पॉइंट है, भारत सरकार ने निर्णय क्या लिया था? तो लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया था? तो उस पर सरकार ने यही निर्णय लिया था कि लोगों को जागरूक करने के लिए लघु परिवार को बढ़ावा देना। स्लोगन है, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे एक। आगे आने वाले जो और भी ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं उनके नारे हैं, हम दो हमारे एक। बाकी स्लोगन यही है कि हम दो हमारे दो सबसे सीमित और अच्छा परिवार है, हम दो और हमारे दो। बाकी आगे आप कह लीजिए हम दो हमारे एक, वो भी बात है। आगे है जन्म नियंत्रण तकनीकी, यानी कि जन्म नियंत्रण तकनीकी की गर्भ निरोधक उपाय। इसका मतलब कि अब बच्चे नहीं चाहिए। जनसंख्या बढ़ोतरी का ये भी जो बढ़ रही जनसंख्या, इस पर जनसंख्या रोक, यानी जो बढ़ रही है उस पर हम रोक लगा सकते हैं, इसका ये भी एक कारण है। इस प्रकार भी हम जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। जिस प्रकार यह एक है, मतलब कि अब वो शुरू करते हैं गर्भ निरोध उपाय। इससे हम रोक लगा सकते हैं, जिससे कि ये देखिए यहाँ पर है, पहला प्राकृतिक परंपरागत, रासायनिक विधि है, आईयूडी है, रोधक विधि, अंतारोपण और अस्थायी विधि। अब प्राकृतिक क्या है? तो ये प्राकृतिक है, अवधि समय, आंतरिक मैथुन, बाह्यस्खलन, स्तनपान अनावृत। अवधि समय संयम क्या है? आयुधि संयम, स्तनपान अनावृत जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो माँ जो उसे 6 महीने दुग्ध पान कराती है, तो उस वक्त आवर्त चक्र बंद रहता है। तो उस वक्त जो गर्भ धारण नहीं किया जा सकता, तो
तो स्तनपान अनावृत ये है कि स्तनपान अनावृत यानी स्तनपान बच्चा जो कर रहा है उस वक्त गर्भ धारण नहीं किया जा सकता, तो इसे कहते हैं प्राकृतिक रोध उपाय। ठीक, प्राकृतिक नियंत्रण इसे इस प्रकार हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार आंतरिक मैथुन यानी बाह्य स्खलन यानी कि हम खुद से जो आंतरिक मैथुन है उसे रोका जा सकता है। अवधि संयम यानी कि समय के अनुसार ही हम समय समय पर अवधि संयम। ठीक, रासायनिक विधि है रासायनिक विधि IUD ये सब आगे हम बताए रहे हैं, अभी बताया जाएगा। तो चलते फिर यहाँ क्या ये प्राकृतिक उपाय है, अवधि संयम है, विड्रॉल कॉर्टी ये लिखा नहीं है आपको, बाद में इसका हम आपको लिखित दे देंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए करते हैं आदर्श गर्भनिरोधक विधि उपाय उसके लक्षण, यानी कि आदर्श गर्भनिरोधक विधि और उसके उपाय क्या है। तो ये प्रभावी रूप से क्रियाशील, दुष्प्रभाव कम होने चाहिए और मैथुन में बाधा नहीं। यानी कि आदर्श गर्भनिरोधक क्या होना चाहिए, तो कोई भी आप गर्भनिरोधक यूज करिए मगर उसमें आदर्श क्या होगा, तो उसमें यही होगा कि प्रभावी रूप से क्रियाशील, दुष्प्रभाव कम होने चाहिए, मैथुन में बाधा ना हो। तो उसमें कहा है नेक्स्ट पॉइंट ही पहला था प्राकृतिक उपाय। ठीक, पहला था प्राकृतिक उपाय, दूसरा है प्राकृतिक उपाय का हम आपको लिखित दे देंगे। और नेक्स्ट है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या है ये आप समझिए। इस विधि में प्रयुक्त रसायन स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं, जो यानी कि स्पर्मिसाइडल एजेंट जो कि स्पर्मेटोजोआ से जुड़कर स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं। इस विधि में प्रयुक्त रसायन स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं जो कि स्पर्मेटोजोआ से जुड़कर ओ अपटेक को रोकते हैं तथा शुक्राणु नष्ट करते हैं। इसका निर्माण विशेष रसायनों से होता है। यानी इस रासायनिक विधि में इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि शुक्राणु नाशक होते हैं ये, जो कि ये स्पर्मेटोजोआ यानी कि शुक्राणु नाशक इसे कहते हैं। इस विधि में प्रयुक्त रसायन जो थे शुक्राणु नाशक होते हैं। तो स्पर्म को जोड़कर स्पर्मेटोजोआ से जुड़कर ओ अपटेक को रोकते हैं तथा शुक्राणु को नष्ट करते हैं। यानी ये स्पर्मिसाइडल शुक्राणु को नष्ट करते हैं, स्पर्मिसाइडल शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं। और जो स्पर्मिसाइडल इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण विशेष रसायनों से होता है। जैसे कि इसके कुछ रसायन के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, KMNO4, ZnSO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये रसायन शुक्राणुओं को पूर्णतः नष्ट करते हैं। इसलिए इन्हें शुक्राणुनाशी, ये देखिए यहाँ पर शुक्राणुनाशी लिखा ना, इसलिए इसे शुक्राणुनाशी स्पर्मिसाइडल कहते हैं। ये है आपकी पहला रासायनिक विधि, जो कि इसे कम ही यूज किया जाता है क्योंकि ये सब थोड़े से घातक होते हैं, यानी कि अप्रभावी, दुष्प्रभावी हो सकते हैं और इससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए रासायनिक विधि वाला कम यूज किया जाता है। और अब है नेक्स्ट है रोधक विधि। रोधक विधि में है पहला, शुक्राणुओं को अंडाणु के पास आने से रोकते हैं। एग्जाम्पल है कंडोम है और रबड़ का बना होता है कंडोम। लेक्स रबड़ का यह बना होता है, नहीं कैसा होता है कंडोम, तो ये रबड़ का बना होता है। कंडोम लगाने से STD से बचाव होता है। STD से बचाव होता है। तो STD फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। इसे STD को एड्स भी कहते हैं। यानी कि इससे बचने के लिए हम इन सब विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हम इन विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो इससे हमें एड्स नामक रोग हो सकता है, और जिसे कि हम STD भी कहते हैं, और इसी STD को एड्स कहा जाता है। ठीक,
और इस रोधक विधि यानी इसका नाम ही रोधक विधि है। रोधक यानी किसी चीज़ का हम उपयोग करें, किसी चीज़ को हम यूज़ करें, कोई चीज़ हम कहीं किसी चीज़ में लगाने का यूज़ करें तो उसे, यानी कि हम किसी चीज़ में कुछ लगा करके उसे रोका जा रहा है तो उसे रोधक, यानी कि आप उसे रोक रहे हैं ना तो उसे आप रोधक, तो इसलिए उसका नाम रोधक आ गया। तो आप रोधक विधि में ही यहाँ पर सब आ जाता है। तो इस रोधक विधि में आप क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या रोकने में यूज होता है, इसका हम पढ़ेंगे नीचे। तो पहला है कंडोम के बारे में यहाँ पर है। तो ये कंडोम एक रबड़ का बना होता है। कंडोम लगाने से एसटीडी से बचाव हो सकता है। एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, इसे एड्स भी कहा जाता है। ठीक। फिंडम, मादा द्वारा उपयोग में लिया जाना वाला कंडोम, यानी कि जो कंडोम, फेमिडम कंडोम यानी कि पुरुष लगाते हैं और मादा दोनों यूज करते हैं, तो उसे फ्रीडम जो है वो मादा केवल यूज करती है, उसे मादा केवल लगाती है, फ्रीडम। तीसरा है इसमें रोधक विधि का तीसरा पॉइंट है डायफ्राम, सर्विकल कैप, वोल्ट। डायफ्राम गर्भाशय, वॉल्ट, ग्रीवा टोपी, ये इसकी हिंदी है। डायफ्राम, सर्विकल कैप यानी गर्भाशय, ग्रीवा टोपी और वॉल्ट रबर की, ये तीनों भी सभी रबर की बनी होती है, ये सभी रबर की बनी होती हैं। ठीक। इनका उपयोग केवल मादा करती हैं, यानी जो मैंने अभी आपको तीनों ये नाम बताए हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट, ये तीनों ही मादा यूज करती हैं। ठीक, फीमेल यूज करती हैं। ग्रीवा और योनि की संधि वहाँ लगाया जाता है, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि पर आप वॉल्ट, डायफ्राम और सर्विकल कैप इसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसके साथ ही रासायनिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, रासायनिक विधि का उपयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक। या रासायनिक विधि का मतलब है कि जो इसकी फ़ोटो हम आपको लोगों को दिखा देंगे। ठीक है। और ये रही इसकी फ़ोटो, इसे आप देख सकते हो। और इसमें ये जो सर्विकल कैप है, सर्विकल कैप में इसके ऊपर कुछ रासायनिक पदार्थ इसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे कि अगर बाय इत्तेफाक अगर वो सर्विकल कैप अगर फट कर शुक्राणु अगर अंदर चले भी जाएं तो वो जो रासायनिक डाला जाते हैं पाउडर, उससे वह शुक्राणु को मार देता है। तो इससे हमें आसानी से, मतलब ये हमारे लिए उपयोगी और अच्छा रहता है। तो यही यहाँ लिखा है कि इसके साथ रासायनिक विधि का उपयोग किया जा सकता है, दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए वह उपयोगी और सावधानीपूर्वक अच्छे से वो हम फिर लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिजीज, अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति, इंट्रायूटेराइन। दूसरा है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिविटी डिसीज, यानी अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति। दूसरा है भारत में सबसे ज़्यादा महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विधि है, यानी आईयूडी ऐसी विधि है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। आईयूडी में 3 प्रकार के होते हैं, औषधि रहित, सीयू मोचक, हार्मोन मोचक। औषधि रहित नॉन मेडिकेटेड, इसमें एग्जाम्पल है लिपेप्रूफ लूप्स। सीयू मोचक में है CUT, CU7 और मल्टीलोड 375। हार्मोन मोचक है, इसका है प्रोटेस्टेट और LNG-20, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और आईयूडी प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, यानी जो आईयूडी होती है वो प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। 3 प्रकार की होती है, इसके एग्जाम्पल लिपेप्रूफ। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। औषधि रहित, ये रहा। तो आईयूडी की जो 3 प्रकार इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। औषधि रहित सबसे पहला पॉइंट है, औषधि रहित। ठीक। ये रहा औषधि रहित।
कोई रासायनिक स्रावित नहीं करते, यानी औषधि रहित, मतलब कि इसमें कोई भी औषधि रहित, रहित मतलब कि ना हो कोई भी ऐसे पदार्थ जिसमें नहीं है, तो इसे औषधि रहित, यानी कोई भी रसायन इसमें नहीं है। ठीक, औषधि रहित, कोई रसायन स्रावित नहीं होते हैं। इसको नेक्स्ट है, इसको बेरियम सल्फेट रसायन में भिगोकर गर्भाशय में लगाया जाता है, यानी जो आईओडी है उसको यूज करने से पहले आप हम बेरियम सल्फेट में रसायन में भिगो करके तब गर्भाशय में लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है महाभक्षाणु कोशिका, यानी माइक्रोफेज बाहरी पदार्थ का भक्षण करती है। महाभक्षाणु कोशिका माइक्रोफेज बाहरी पदार्थ का भक्षण करती है, यानी कोई भी बाहर के आने से वह रोकती है। बेरियम सल्फेट माइक्रोफेज को आकर्षित करती है। ये इसके पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट है सीयू तांबा मोचक आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी सीयू रिलीज करेगी। तांबा सीयू यानी कि क्रियाशीलता, इसका सीयू तांबा सीयू इसका कार्य क्या है? पहला, शुक्राणु की गति को कम कर देता है और निषेचन को रोकता है, यानी कि शुक्राणु की गति, पहला तो अगर शुक्राणु गया ग्रीवा में तो शुक्राणु की गति को ही धीमा कर देता है कि वह अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, ओवम तक नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच भी गया ओवम तक तो वहाँ यह सीयू जो तांबा मोचक है वो निषेचन को ही रोक देता है। अगर शुक्राणु पहुंच भी गया ओवम के पास तो निषेचन रोक देता है। ये इसकी क्रियाशीलता O2 को अपटेक कर लेता है। शुक्राणु के पास O2 की कमी हो जाती है। O2 की यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो जब शुक्राणु के पास एनर्जी पहुंचेगी नहीं, एनर्जी है ही नहीं, तो वो फिर पहुंच कैसे पाएगा ओवम के पास? तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, और गति धीमी हो जाएगी तो एक सबका निश्चित काल होता है, निश्चित समय होता है। उस समय अवधि में ही स्पर्म को ओवम के पास पहुंचना रहता है, जो कि ओवम की गति इतनी धीमी हो जाएगी तो कि स्पर्म ओवम के पास नहीं पहुंच पाएगा और वह निष्क्रिय हो जाएगा, शुक्राणु फिर निष्क्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है सीयू भक्षण कोशिकाओं को आकर्षित करता है। सीयू भक्षण कोशिकाओं की यानी जो निष्क्रिय हो जाती है उसे उस कोशिकाओं को यह आकर्षित करता है। हार्मोन मोचक आईयूडी हार्मोन मोचित करेगी या हार्मोन मोचित करेगी, यानी हार्मोन मोचक मतलब कि आईयूडी जो ये हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे कि यहाँ पर है कुछ हार्मोन के नाम। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन एस्ट्रोजन की अपेक्षा प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज करती है। अंडोत्सर्ग को रोकती है, शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकती है, रोपण नहीं होगा। इसका यहाँ पर सिंपल है कि हार्मोन यानी कि कुछ आईयूडी में कुछ हार्मोन रिलीज करती है और हार्मोन के नाम है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, और हार्मोन रिलीज करती है लेकिन जो एस्ट्रोजन है उसकी अपेक्षा प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज करती है। अंडोत्सर्ग को रोकती है, यानी यह जो प्रोजेस्टेरॉन है यह अंडोत्सर्ग बनने से रोकती है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन निकलते हैं जब तभी वहाँ पर आर्तव चक्र स्टार्ट होता है और अंडाणु बनना शुरू होते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रहेगा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा से अधिक मतलब उसकी आवश्यकता से अधिक रिलीज होगा तो यह अंडोत्सर्ग को रोकती है। ठीक, ये रिलीज करेगी और अंडोत्सर्ग को हार्मोन जो मोचक है वह अंडोत्सर्ग को ही रोक देती है। अंडा जो ओवम है वह ही नहीं बनता है और शुक्राणुओं को प्रवेश से रोकती है। जो ओवम है वह नहीं बनता है और जो शुक्राणु प्रवेश करता है उसको भी प्रवेश करने से रोकती है ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, और रोपण नहीं होता, यानी कि निषेचन रोपण नहीं हो पाता है जिसका अर्थ। चलिए आगे है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य गर्भ निरोधक गोली। ये देखिए जन्म नियंत्रण का नेक्स्ट है 5 पॉइंट है मुख्य गर्भ निरोधक गोली। नहीं इसका 5वां ही है आईयूडी।
मुख्य गर्भ निरोधक गोली। चलिए ठीक है। मुख्य के द्वारा ली जाने वाली गोली जिसे गर्भ निरोधक नहीं होगा, यानी मुख्य के द्वारा लेने वाली गोली। तो कुछ गोलियों के नाम हैं: माला डी, माला एन, पीओपी, सहेली, आई पिल, अनवांटेड 7-2 और इजी पिल। और इसमें सबसे इजी और सबसे अच्छा इसमें आप लोगों का क्या है? सहेली। सहेली को ही सबसे उपयोगी माना जाता है और सबसे अच्छा। सहेली एक स्टेरॉयडल गोली है, जो कि अभी आपको सहेली के विषय में बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य गर्भ निरोधक गोली। मुख्य गर्भ निरोधक गोली, इसमें ये 3 प्रकार के हैं: संयुक्त गोली, लघु गोली और सहेली। तो संयुक्त गोली में क्या है? माला डी, माला एन, लघु गोली पीओपी और कुछ सहेली है। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त गोली। पहला है वे गोली जिसे दोनों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है। ये देखिए, अभी वहाँ बताए थे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये निकलती हैं जो अधिक मात्रा में निकल आती प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि उसको हार्मोन ये ओवम बनने से रोक देती है। तो इस गोली में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है, जो इसे खाने से गर्भ निरोधक नहीं होता है। गर्भ निरोधक जो कि गर्भ में बच्चा आने से रोका जा सकता है, यानी इससे गर्भ निरोधक हो सकता है। इनका कार्य क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन GnRH से LH निकलता है और LH एस्ट्रोजन अंडोत्सर्ग को बनने से रोक देता है। ठीक है, यहाँ पर है उपयोग, यानी कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये आगे क्वेश्चन है, उपयोग कैसे करते हैं। तो ये सीधे यहाँ लिखा है कि मुंह से ले जाने वाली गोली तो उसको मुंह से ही ली जाएगी। वैसे लघु गोली ओनली प्रोजेस्टेरॉन। कार्य एंडोमेट्रियम मोटी और स्पंजी, यानी एंडोमेट्रियम कैसी होती है? तो मोटी और स्पंजी होती है। नेक्स्ट है गर्भाशय ग्रीवा, शुक्राणु प्रवेश को अवरुद्ध कर देती है। जो गर्भाशय ग्रीवा से, यानी गर्भाशय ग्रीवा से ही शुक्राणु आना प्रवेश करता है, तो उसको शुक्राणु को ही प्रवेश करने से रोक देती है। लघु गोली, जो लघु गोली पीओपी खाते हैं तो उसको रोक देती है। एग्जाम्पल है पीओपी और प्रोटीन्स ओनली पिल्स, ये। फिर नेक्स्ट है सहेली। सहेली सबसे आपका मेन है, सहेली से ही नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए आप सहेली को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा और पढ़िएगा, नोट्स में भी अच्छे से लिखिएगा, इसमें कोई भी आप स्किप मत करिएगा। सहेली का निर्माण CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो लखनऊ में है। इन सहेली का निर्माण सबसे पहले CDRI में, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो लखनऊ में है। सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल गोली है, या प्रोजेस्टेरॉन एक्स एंड एस्ट्रोजन। इसमें यानी कि सहेली में प्रोजेस्टेरॉन नहीं पाया जाता और एस्ट्रोजन भी नहीं पाया जाता है। ठीक, सहेली गोली सॉल्ट रसायन, यानी जो बनी होती है, तो ये सॉल्ट रसायन से बनी होती है। सेंट्रोसोम और नॉन स्टेरॉयड होता है, और यह एंटी एस्ट्रोजन कार्य जो इसका होता है, एंटी एस्ट्रोजन यानी कि प्रति एस्ट्रोजनिक होता है। और सहेली गोली को हम सप्ताह में 1 बार लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पेपर में आते हैं, नीट के पेपर में अक्सर आते हैं कि सहेली को कब लिया जाता है। तो सहेली को सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। ये आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट स्टार बना के आप लिख लीजिएगा, इसमें आगे लिखा होगा, आपको बताएंगे। नेक्स्ट है आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली क्या है? उपयोग है इमरजेंसी में, तो उपयोग में लिया जाता है आपातकालीन में आई पिल, अनवांटेड 7-2, इजी पिल। ये 3 गोली आप आपातकालीन गर्भ निरोधक ले सकते हैं। आपातकालीन यानी इमरजेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं 720 आवर के अंदर, यानी कि आप इसे 72 घंटे के अंदर आप इन तीनों गोलियों में से आप यूज कर सकते हैं इमरजेंसी अवस्था में। ठीक, औषधि फ्रेंच ड्रग RU 386 और
मेफ्रिसन। कार्य है एंट्री प्रोजेस्टेरॉन या रोपड़, यानी कि इसका केवल आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली का केवल एक कार्य है इसका, यह रोपड़ को रोकती है, यानी निषेचन नहीं होने देती है, रोपड़ को रोक देती है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि है यह एक अनुत्क्रमणीय विधि, उत्क्रमणीय विधि यानी नर और मादा दोनों में यह कराया जाता है। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, इन दोनों की फिगर है। यह वैसेक्टॉमी यानी नसबंदी और ट्यूबेक्टॉमी नलबंदी, दोनों की फिगर इन दोनों को आप देखिए। और यह वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी नर में होता है और ट्यूबेक्टॉमी मादा में होता है। ठीक, जो अस्थायी विधि होता है, यानी इसके ये कराने के बाद आप गर्भ धारण नहीं किया जा सकता हमेशा के लिए। अब आज का लेक्चर यही समाप्त होता है बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर हम टॉपिक है गर्भपात, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन देंगे, उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और जो भी आपको नोट्स में कमी लगेगी वो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट नोट्स में। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एवं कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।